एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है 2025 तक नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी या बनाने का प्रयास करेंगे। तो इससे कुल मिलाकर ये पता चलता है कि भारत जो है अपनी जीडीपी को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहता है, अर्थात जीडीपी ग्रोथ करना चाहता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेशनल इनकम, या यूँ कहें कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। तो आइए हम कुछ सरल शब्दों में जानने का प्रयास करें। राष्ट्रीय आय और उत्पाद का अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि जो है दो कारणों से हम करते हैं। आर्थिक संसाधनों के उपयोग पर विचार और आर्थिक संसाधनों से अधिकतम कल्याण कैसे हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अर्थात हमें जो है जो बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं, जैसे दवा हुई, रोटी कपड़ा मकान हुआ, इत्यादि चीज़ों का जो इत्यादि संसाधनों का जो विभाजन है वो जनता के बीच समावेशी तरीके से करने के लिए हमने आर्टिकल 39 भी इसमें लिख रखा है, 39B और 39C, जिसमें बताया गया है कि संसाधनों का जो स्वामित्व होगा वो राज्य इस प्रकार करेगा कि ताकि सर्वोत्तम में उसको वितरित किया जा सके। और 39C में क्या है, संसाधनों का समावेशी रूप में वितरण, यानी कि ऐसा वितरण जिससे मतलब अधिकतम को लाभ मिले और संसाधनों का बिल्कुल पूर्ण रूप से दोहन, मतलब जितना दोहन किया जाए उसमें मैक्सिमम, ताकि प्रोडक्टिविटी उसकी जो है संसाधनों की मैक्सिमम आए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी जो सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो घरेलू मतलब भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, यानी जैसे भारत है तो भारत की चार दीवारी मतलब जो भारत की सीमाएं हैं चारों तरफ से, उसके अंदर जो उत्पादन किया जाएगा उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें कि एक सर्कल बना हुआ है, उसमें एन है और ए है और एक तरफ बी है। तो जो जीडीपी है वो जो एन है और A-B है उसको जीडीपी कहेंगे। अर्थात जो जीडीपी होता है वो किसी एक देश के घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस की जो मूल्य है उसके समग्र योग को जीडीपी कहा जाता है। अर्थात अगर शॉर्ट में समझें तो एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए, एक वर्ष, घरेलू सीमा होनी चाहिए और उत्पादित होने वाली वस्तु एवं सेवाओं को अंतिम होना चाहिए। अर्थात जो अंतिम उत्पाद, मतलब कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर एक कार है तो उसमें जो है टायर हुआ या ब्रेक मतलब टायर हुआ या गियर हुआ या शीशा हुआ, उसका टीना का डब्बा हुआ, उन सबको ना जोड़ते हुए एक समूचे कार को अंतिम उत्पाद माना गया है। तो इस तरह के उत्पाद को जोड़ना अंतिम माना जाता है। तो जो हम जीएनपी की बात करें तो इस तरह से जो जीडीपी है हमने देख लिया। जीएनपी बिल्कुल ठीक इसका उल्टा समझेंगे कि जो हमारा जो आप देख रहे हैं कि जो बी हमारा बाहरी बाउंड्री है, लेकिन उसमें हमारा जो है साधन लगा हुआ है। जैसे कि हम ऐसा कहें कि हमारी फैक्ट्री जो है विदेश में है और वो बी है, तो उसके जो है वो हमारा साधन लगा हुआ है, हमारे लिए वो आय जनरेट कर रहा है। तो ये बाउंड्री को ना मानते हुए जीएनपी में क्या माना जाता है कि हमारे देश की साधन कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो इस तरह से N+B-A होता है इसमें। अब जैसे कि इस फार्मूले को देखने के बाद सारे जो फार्मूले हैं वो बेहद आसान हो जाएंगे, क्योंकि NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है
वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर जब मूल्य को हम निकाल देते हैं तो एनएनपी हो जाता है। मूल्य ह्रास को निकालने पर घिसावट या मूल्य ह्रास, जैसे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई कार ली जो कि ब्रांड न्यू कार है, वो 4 साल बाद जो उसका रेट है, मान लीजिए आज मैंने 10 लाख का लिया, 4 साल बाद वो 8 लाख का हो गया, तो 2 लाख जो उसकी वैल्यू कम हुई वो उस घिसावट है। तो इसी तरह जो नेट है, नेशनल प्रोडक्ट, वो घिसावट को निकालने के बाद, यानी निवल घिसावट निकालने के बाद आएगा। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट मतलब ये होता है कि साधन लागत या साधन आय उसको कहते हैं, जिसमें ना तो कर का कोई उसमें योगदान होता है और ना ही सब्सिडी का कोई योगदान होता है। यानी कारक आय हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रोडक्शन के 4 जो फैक्टर्स होते हैं, यानी लेबर, उद्यमशीलता और लैंड और क्या बोलते हैं मज़दूर, यानी मज़दूर, लेबर, तो ये हो गए 4 कारक। तो उसके पश्चात हम देखेंगे कि कारक आय इनको कहते हैं। फिर उसके बाद एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट है, तो उसी में से जो एनएनपी मार्केट प्राइस है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर को हटाकर, चूँकि अप्रत्यक्ष कर तो एक तरह से सरकार लगाती है, तो वो उत्पादन में कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है, और सब्सिडी जो है, सब्सिडी सरकार देती है, तो इसलिए वो टैक्स के वैल्यू को कम करने के लिए, अर्थात जो प्रोडक्ट चाहती है सरकार की वो ज़्यादा बिके, तो उस पर सब्सिडी देती है। एनडीपी क्या होता है? एनडीपी वही समझ सकते हैं कि निवल को निकालने के लिए, और ग्रॉस में से आप माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद मार्केट प्राइस, इसको मैंने अलग से समझाया है कि मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे तो वो मार्केट प्राइस के बराबर हो जाएगा। और निवल उत्पाद बराबर, यानी जो फैक्टर प्रोडक्शन है, मतलब नेट प्रोडक्शन है, उसमें सकल प्रोडक्शन में से आप गिरावट हटा देंगे तो वो आ जाएगा। साधन की आय अर्थात निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक आय पर ही राष्ट्रीय आय होता है। मतलब जो साधन की आय है, जो हमने बताया, लेबर, लैंड, प्रॉफिट और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता, तो ये जो है 4 उत्पादन के साधन हैं, यानी साधन आय यही होगा। इसमें से अगर हम अगर जैसे कि मार्केट प्राइस को लाने के लिए हम अप्रत्यक्ष कर या सब्सिडी का अगर हम इसमें भाग निकाल दें तो ये साधन की आय आ जाएगी। और मार्केट प्राइस अधिक होगा जब टैक्स जो है लगेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु की उत्पादन अगर 5 रुपए में हुई है और उस पर टैक्स लगा दिया जाए, तो मान लीजिए 2 रुपये टैक्स लगा दिया जाए तो वो 7 रुपये का हो जाएगा, तो वो अधिक हो जाएगा। और अगर यदि उस पर जो है सब्सिडी दे दिया जाए 1 रुपये का, तो वो 4 रुपये का हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फार्मूले में, पर कैपिटा इनकम किसी राष्ट्र की मतलब समृद्धि को तय करता है। तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो आय असमानता को नहीं बताती, अर्थात आय विषमता को बताने के लिए भारत को ये चाहिए कि वो एक आय विषमता को नापने की विधि भी लाए, ताकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो 1% जनता है उसके पास 22% का जो है संपत्ति है। तो ये बेहद ही आश्चर्यजनक डाटा है जो कि आय असमानता को बहुत ही ऊंचे तरीके से दिखाता है। अब हम लोग इसके बाद आएंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आर्थिक विकास जो है
वो थोड़ी बड़े मतलब क्राइटेरिया में आता है, क्योंकि जो मतलब संसाधनों का आवंटन है, या यूँ कहें कि हमारे देश में जो नेट इनकम है या नेट प्रोडक्शन है या जीडीपी के नंबर्स को अगर ध्यान में देते हुए कहें तो आर्थिक समृद्धि मतलब उसमें नापा जाएगा। जैसे इसमें लिखा भी है, नेशनल इनकम, जीडीपी, व्यक्ति इनकम और मात्रात्मक वस्तुनिष्ठ होता है। ये मतलब मात्रा यानी कि ये जो है नंबर्स पे निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, जनसंख्या 10% बढ़ेगा तो समृद्धि जो है 8% बढ़ेगी। 2% आर्थिक समृद्धि में गिरावट, मतलब जनसंख्या के अधिक बढ़ने पर जो समृद्धि है वो उतनी अधिक बढ़ती नहीं है। तो आय में वास्तविक वृद्धि, मौद्रिक, सांकेतिक, राष्ट्रीय, मतलब आय में जो वास्तविक वृद्धि है वो कहीं ना कहीं सांकेतिक या राष्ट्रीय आय से कम या ज़्यादा होती है। तो हम लोग इसको देख लिया हम लोगों ने, ये मात्रात्मक रूप में है। अब हम लोग आर्थिक विकास की बात करेंगे। तो ये जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने ऐसा नॉर्मल इंडियन घरों में देखा होगा कि उनके घर पैसा तो बहुत है, बट उनकी लाइफ जो स्टाइल है या यूँ कहें कि जो खाने पीने का ढंग है वो बहुत ही निम्न दर्जे वाला होता है। तो इस तरह हम ये राष्ट्र के रूप में भी देखते हैं कि यदि हमारे यहाँ आर्थिक समृद्धि अधिक है परंतु आर्थिक विकास नहीं है तो उस देश का वास्तविक विकास नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स, एचडीआई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन और जो हेल्थ सर्विसेज हैं और जो पर कैप पर पर्सन जो कंजम्पशन है यानी उपभोग है और साक्षरता लिटरेसी रेट है, वो सब आर्थिक विकास में आता है। तो रियलिटी में देखा जाए तो किसी देश का जो विकास का जो स्तर है वो आर्थिक विकास से ही मापा जाता है। क्योंकि जो है वहाँ न्याय मिलने का क्या मतलब स्थिति है, या सांस्कृतिक विकास किस प्रकार का होता है, क्या तानाशाही तो नहीं है, क्यों, ताकि जीडीपी केवल बढ़ाने के लिए लोगों को जो है उनके राइट्स को छीना जा रहा है या उनको एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा है और उनके मानवीय गरिमा को न ध्यान रखते हुए लेबर कराया जा रहा है। तो इस तरह से आर्थिक विकास एक बड़ी मतलब अवधारणा है। तो जैसे कि पर्यावरण कितना धारणीय है, पर्यावरण ज़्यादा वो लोग शोषण तो नहीं कर रहे हैं पर्यावरण का, और कुपोषण, बीमारी और इलिटरेट मतलब निरक्षर कितने हैं, बेरोजगार, और आय की विषमता कितनी है, समाज में विषमता कितनी है, समावेशी विकास आर्थिक विकास का ही एक पहलू है। चार्ल्स पी किंडलबर्ग और ब्रूस हैरिक नामक एक वैज्ञानिक हैं या यूँ कहें इकोनॉमिस्ट हैं या अर्थशास्त्री। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास भौतिक कल्याण के सुधार के रूप अर्थात अशिक्षा, बीमारी, छोटी उम्र में मृत्यु के साथ साथ गरीबी से छुटकारा पाना है। मतलब आर्थिक विकास में जो है ये नहीं है कि हम जीडीपी की कितने ग्रोथ कर रहे हैं, बल्कि ये है कि अशिक्षा कितना कम हो रहा है, छोटी उम्र में एमएमआर यानी मदर मोर्टिलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कितना कम हो रहा है, गरीबी कितनी कम है, भूख भूख गरीबी, पोवर्टी, हंगर, जेंडर इनइक्वालिटी कितना कम है, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना उसमें हमारा जो इंडेक्स में रैंकिंग है वो कितना हाई है। अब हम लोग इस पे आते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है और दूसरा नीतियों यानी पॉलिसी बनाने की जो प्रणाली है या सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मैंने एक एरो से भी कुछ समझाया हुआ है। जैसे कि वित्तीय समावेशन यदि बढ़ेगा तो बचत दर बढ़ेगा और बचत दर बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो जैसा कि
हम लोग जानते हैं यदि निवेश करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की जो आय है वो बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और फिर उसके बाद आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। मगर यही जो पर कैपिटा इनकम है, यदि विषमताओं को कम कर दिया जाए तो आर्थिक विकास भी अधिक होगा। तो इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि का तो ये फार्मूला है कि हम बैंक अकाउंट्स खोलें, अधिक से अधिक लोगों के हाथों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करें, ताकि लोगों के जो हाथों में है पैसा जाए। और जो है यदि लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो जैसा कि इंडियन कल्चर है कि लोग अपने सेविंग्स को प्रियोरिटी देते हैं, तो लोग बचाएंगे, और लोग बचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इस मानसिकता में भी आएंगे कि हमें अब निवेश भी करना चाहिए। अगर उनका हाथ खुलेगा, जैसे कि लड़कों की शादी वगैरह करनी रहती है इसलिए लोग सेविंग करते हैं, और ये सब नित्य कार्यों से सेवानिवृत्त होने के बाद लोग निवेश भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि देश का विकास होगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।